हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, आज का जो सेशन है बहुत ही मज़ेदार सेशन होने वाला है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा होगा, आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में, वो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी मॉडल पेपर का यहाँ पे आप लोगों को आंसर बताने वाले हैं। ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर बताएंगे और सटीक विश्लेषण के साथ बताएंगे, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि बिहार बोर्ड इस बार आपके एग्जाम पैटर्न को चेंज करते हुए पहले जो आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था वो 60 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था, जिसमें से आपको 50 के उत्तर देने होते थे। लेकिन इस बार जो होगा काफ़ी ही मज़ेदार होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें, आपके पास 100 ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, आपके प्रश्न पत्र में 100 ऑब्जेक्टिव होंगे, जिसमें से सिर्फ आपको 50 ऑब्जेक्टिव के क्या करने हैं, उत्तर देने हैं। मतलब आप सोचिए कि 50 ऐसे प्रश्न जो आपको नहीं आते होंगे उसको आप डायरेक्ट स्किप कर सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं। तो आप समझिए कि इसमें आप आसानी से यदि थोड़ा भी आप नॉलेज लगा लेते हैं, थोड़ा भी पढ़ लेते हैं, तो आप 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही कर सकते हैं। और ये मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही कर सकते हैं। आगे वीडियो को पूरा देखिए। फिलहाल अभी हम लोग बढ़ रहे हैं पहले ऑब्जेक्टिव की ओर। और यहाँ पे आपका पहला प्रश्न जो है कि उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आपके संस्कृत का जो मेन बुक है उसका पहला ही चैप्टर जो है वो मंगलम पाठ जो है आपका, उससे ही ये प्रश्न है। और उसमें आपको बताया गया है कि उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें, उपनिषद जो है दोस्तों, उपनिषद दर्शन शास्त्र के, किसके, दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपको दिया गया है, देखिए कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है। ये भी मंगलम पाठ से ही प्रश्न है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है। तो आपको बता दें कि सत्यमेव जयते जो है वो आपको मुंडकोपनिषद में है। चलिए हम लोग बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। और यहाँ पे तीसरा प्रश्न जो है आपका, इसमें पूछा जा रहा है कि किसकी गुफा में आत्मा निहित है। तो आपको बता दें कि इसका सही जो आंसर हो जाएगा कि जीवों के शरीर रूपी गुफा में, जीव के शरीर रूपी गुफा में जो है वो आत्मा निहित है। ये भी आपके मंगलम पाठ से ही पूछा गया है प्रश्न, काफी आसान सा प्रश्न है। चलिए बढ़ते हम लोग चौथे प्रश्न की ओर। और यहाँ पे चौथा प्रश्न आपका दिया गया है कि कुमोदी महोत्सव कब मनाया जाता था। कुमोदी महोत्सव दोस्तों, आप लोग जब दूसरे पार्ट में आएंगे तो पाटलिपुत्र नाम से आपका एक चैप्टर है, उसमें कुमोदी महोत्सव का वर्णन किया गया है। ठीक है, और कुमोदी महोत्सव यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस ऋतु में मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। यहाँ पे 4 ऋतु का नाम दिया गया है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपको यदि आता है तो आप कमेंट में भी बता सकते हो। वैसे हम आपको बता रहे हैं कि इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, शरद ऋतु। क्या हो जाएगा, कुमोदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता था। चलिए बढ़ते हम फिर अगले प्रश्न की ओर। और यहाँ पे देखिए 5वां नंबर प्रश्न आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है। तो आपको बता दें दोस्तों, एकदम देखिए कितना आसान सा प्रश्न है। पाटलिपुत्र जब आप पढ़ेंगे दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये हो जाती है ना कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो होता है, अधिक से अधिक छात्र ऐसे होते हैं जिसको संस्कृत मतलब पढ़ने भी नहीं आता है, जो पढ़ भी लेते हैं तो उसका हिंदी समझ में नहीं आ पाता है। ठीक है, जिस कारण से वो उस चैप्टर का जो है कहानी उस समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से उनको होता ये है कि आंसर देने में क्या होता है, कठिनाई होती है। आपको बता दें दोस्तों, ये जो संस्कृत है ना आपका 10th का, उस संस्कृत बिल्कुल भी नहीं है। आप देखिए, आपको पढ़ना है संस्कृत में और उत्तर देना है किसमें, हिंदी में। तो आप समझिए कि पढ़े संस्कृत में, उत्तर दे हिंदी में। लेकिन बच्चों को संस्कृत या तो ठीक से पढ़ने नहीं आता है, या कुछ लोग पढ़ भी लेते हैं तो उसका सही रूप से क्या कर पाते हैं, हिंदी में नहीं कर पाते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ ये कि आप लोगों को ना कि चैप्टर वाइज जितने भी आपके चैप्टर है संस्कृत के बुक में, उस सब का आपको हिंदी में कहानी सुना दूँ। और यदि देखिए दोस्तों, यदि आपको मैं कहानी सुना देता हूँ तो इसका फायदा ये होगा कि कहानी बच्चों को होता ये है कि उसके दिमाग में कंठस्थ रूप से याद हो जाता है। और ऐसा मैं इस तरह से रोचक तरीके से आपको बताऊंगा ना कि आपको कहानी आपके जहन में एकदम से बैठ जाएगा। और जब कहानी आप हिंदी में समझ लेते हैं तो प्रश्न भी हिंदी में ही आता है, तो आप आसानी से क्या करेंगे, उत्तर दे पाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए संस्कृत के सभी चैप्टर का कहानी हिंदी में लेके आऊँ, ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बताइए, तो मैं प्रयास करूँगा आप लोगों के लिए लेके आने का। यहाँ पे 5वां प्रश्न जो है आपसे पूछा जा रहा है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा पटना। सिख के जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म स्थान पटना है। अब देखिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है। एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल जो बना हुआ है वो गंगा नदी पर बना हुआ है। और ये प्रश्न भी आपके पाटलिपुत्र चैप्टर से है। दोस्तों, आप लोग यदि सभी
चैप्टर का हिंदी में यदि कहानी याद रख लेते हैं तो आपको बता देना कि यहाँ सिर्फ नाम का संस्कृत है, आपको एक भी प्रश्न का उत्तर यहाँ पे संस्कृत में नहीं देना होता है, खास करके बुक से, ठीक ना। तो आप लोग सभी चैप्टर का क्या कीजिए, हिंदी में कहानी याद रखिए, आप आसानी से बुक से आने वाले एक एक प्रश्नों को सॉल्व कर देंगे, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 7वां नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है कि मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है। मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर के प्राचीनता का संकेत है, तो आपको बता दें इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो पाटलिपुत्र। मुद्रा राक्षस ग्रंथ जो है उसमें पाटलिपुत्र के प्राचीनता के संकेत मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है और आपसे पूछा जा रहा है कि अपनी रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किसने किया है। यानी कि सीधा सीधा आपसे पूछा जा रहा है कि काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पे आप देखिए इसका जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा राजशेखर। यानी कि राजशेखर जी जो हैं वो काव्य मीमांसा के लेखक हैं, रचनाकार है, और उन्होंने अपने पुस्तक काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र के प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है आप लोगों का। 9 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है कि शिव प्लस उपासक की संधि क्या होगी। इसका ए आंसर एकदम बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न है और पूछा जा रहा है कि महानगरम में कौन सा समास है। महानगरम में कौन सा समास है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा क्या है सही है। तो आपको बता दें दोस्तों महानगरम जो है वो तत्पुरुष समास है। महानगरम में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। इसका ए आंसर एकदम बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आप देख लीजिए 11 नंबर प्रश्न है और 11 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि प्राचीन में कौन सा उपसर्ग है। क्या है, प्राचीन में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग है कौन सा प्राचीन में। उपसर्ग आप लोग को पता होगा कि शब्द के पीछे जो लगता है, ठीक है, उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो बाद में लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो ए हो जाएगा। प्राचीन में प्र उपसर्ग क्या है, प्र। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न यहाँ पे आप देख लीजिए कि 12 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है। आपको बता दें कि अ और ए के मिलने से क्या होता है, ऐ बनता है। क्या बनता है, ऐ बनता है। तो यहाँ पे दिया गया है सदैव, क्या, सदैव, ऐ बना ना। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और बढ़ते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो 13 नंबर प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि बीना के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो 13 का सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो तृतीया। बीना के योग में क्या होता है, तृतीया विभक्ति होती है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। और यहाँ पे अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि धारे ऋतुमर्ण सूत्र का उदाहरण वाक्य कौन सा है। तो धार धातु के योग में क्या होता है, धारे ऋतुमर्ण सूत्र लगता है। तो आपको बता दे यहाँ पे इसका सही आंसर जो होगा दिनेश सुरेशाय शतंग धारयति। यानी कि दिनेश सुरेश का शतंग मतलब 100 रुपया क्या हुआ है, धारे हुआ है, रखे हुआ है, ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मुनि शब्द के तृतीया बहुवचन का रूप क्या होगा। आपको बताना है कि मुनि शब्द के तृतीया बहुवचन का रूप क्या होगा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर जो हो जाएगा 15 का दोस्तों, 15 का सही आंसर मुनि भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुनि भी। जब आप शब्द रूप पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि शब्द रूप, बहुत सारे शब्द रूप होते हैं, उसी में से क्या होता है, अक्सर पूछा जाता है मुनि से, लता से, साधु से, इन्हीं सब शब्द रूपों में से अक्सर आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि मुनि शब्द के तृतीया बहुवचन का रूप क्या होगा, मुनि भी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न आपका है कि पिबती किस धातु का रूप है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पा धातु। पा धातु का रूप है कौन सा, पिबती। आपको बता दे पा का मतलब पीना होता है, पा को ही पीव बोलते हैं। तो यहाँ पे ये पीव नहीं होगा, लेकिन पीव यदि रहता पी अव तो इसका आंसर ये भी हो सकता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ब दे दिया गया इसलिए इसका आंसर ये नहीं होगा, पा धातु होगा सिर्फ। क्या होगा, तो पिबती किस धातु का रूप है, पा धातु का रूप है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि साधो किस विभक्ति का रूप है। साधो किस विभक्ति का रूप है। 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो सप्तमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सप्तमी। साधो किस विभक्ति का रूप है, सप्तमी विभक्ति का रूप है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अस धातु के लट लकार का रूप कौन सा होगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अस्ति। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। आपको बता दें स्त्री प्रत्यय से भी आपको 2-3 प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो स्त्री प्रत्यय को भी आप लोग को क्या करना होगा, पढ़ना होगा।
तो यहाँ पे आप बताइए कि वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। और यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वनिता में टाप स्त्री प्रत्यय है। कौन सा? टाप। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका 20 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि हन प्लस कत्वा से कौन सा पद बनेगा। तो आपको बताना है कि हन प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा। तो आपको बता दें कि इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हत्वा हो जाएगा। हन प्लस कत्वा से हत्वा, पठ प्लस कत्वा से पठित्वा, मतलब इस तरह से क्या होता है, इसका पैटर्न चलता है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा हत्वा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग बताइए कि आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और आप बताइए कि आप लोग संस्कृत के कहानी का हिंदी में यदि आप लोग कहानी सुनना चाहते हैं, संस्कृत के सभी चैप्टर का कहानी मैं आप लोगों को हिंदी में सुनाऊंगा, जिससे होगा आपका ये कि आप बुक से आने वाले एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। ठीक।